हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। टुडे इज द 15th लेक्चर एंड ऑलमोस्ट द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लास्ट टॉपिक में, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूज़ के बारे में। अगले लेक्चर में हमने डोमेस्टिक सर्किट के बारे में ज्ञान लिया बहुत सारा, जो कि 4 मार्क का क्वेश्चन था। फ्यूज़ का क्वेश्चन भी 4 मार्क का पूछ सकते हैं, 3 मार्क में भी पूछ सकते हैं, लेकिन 4 मार्क में भी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज़। आपने फ्यूज़ बहुत बार सुना होगा घर में, या तो फिर कई जगह इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम होते हैं उसमें फ्यूज़ कई बार सुना होगा, और फ्यूज़ देखा भी होगा। वो चिनाई माटी का आता है ना, क्रिस्टल का, तो वो फ्यूज़ है। फ्यूज़ बहुत सारी टाइप के आते हैं, बहुत सारे रेटिंग के आते हैं, अलग अलग, छोटा बड़ा अलग अलग साइज़ के फ्यूज़ आते हैं। मेनली हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप के फ्यूज़ है। एक जो AC मेंस में यूज़ होता है, ठीक है, वो हम प्लग करते हैं या फिर हाथ से निकालते हैं खींच के, वो वाला जो प्लग है वो ये प्लग है, जिसको AC मेंस में, मतलब कि हमारे मेन स्विच बोर्ड में डालते हैं। अभी भी कई जगह यूज़ होते हैं फ्यूज़, बहुत सारी जगह पे MCBs आ गई है, ठीक है, लेकिन फ्यूज़ भी कई जगह पे यूज़ होते हैं। तो ये है फ्यूज़। दूसरा वाला जो ये फ्यूज़ है वो एकदम सिलेंड्रिकल टाइप का आता है, पाइप साइज का, एकदम छोटा वाला, जो छोटे अप्लायंसेस में यूज़ होता है। दैट मीन्स इन TV और रेडियो और इन लैपटॉप, और जब हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड होता है, ठीक है, उसमें एक डब्बी टाइप का रहता है रेड कलर का। उसको अगर आप खोलेंगे स्विच ऑफ करके तो उसमें से एक ट्यूब निकलेगी, और उसको अगर आप ध्यान से देखो, ग्लास ट्यूब होगी, और उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में एक पतला सा वायर होगा। दिस इज फ्यूज़, ठीक है। तो वो फ्यूज़ है, 2 टाइप के होते हैं। एक है ये फ्यूज़ AC मेंस में लगता है, और ये फ्यूज़ यूज्ड इन स्मॉल अप्लायंसेस। तो किस तरीके से वर्क करता है देखेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज़। पहले मैं समझा देता हूँ। फ्यूज़ का जो हमने सिंबल पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था, इसको बोलते हैं फ्यूज़। तो यहाँ से पावर आता है, यहाँ से जाता है, बीच में फ्यूज़ काम करता है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज़ एंड हाउ फ्यूज़ हेल्प अस इन इम्प्रूविंग प्रोटेक्शन ऑफ आवर सर्किट। तो यहाँ से जो वायर आया वो यहाँ लगेगा। फ्यूज़ में 2 कॉन्टेक्ट होते हैं, ये कॉन्टेक्ट है एक कॉन्टेक्ट, ये दूसरा कॉन्टेक्ट, और इसके बीच में एक पतला सा टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। द फ्यूज वायर हैविंग वेरी मच लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज प्लेटेड विथ टिन एंड इट इज कॉपर वायर, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट और ये कॉन्टेक्ट, उसके बीच में दिस इज इंसुलेशन, और ये कॉन्टेक्ट के बीच में एक वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो है। अब ये जो कॉन्टेक्ट है, दिस विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस एंड दिस विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां से करंट पास हो रहा है। अब फ्यूज काम क्या करता है, मान लीजिए कि ये जो वायर है उसमें से पास हो रहा है, ये वायर की करंट कैपेसिटी 15 एम्पियर की है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर 15 एम्पियर से ज्यादा करंट पास होगा, मतलब कि एक डिजायर्ड वैल्यू, एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सीड करेगा अगर करंट, तो in this conductor wire a heat will be produced according to the rule of Joule। जूल का हीटिंग का रूल पढ़ा था ना, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। तो वो रूल के हिसाब से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT के मुताबिक, और इसका मेल्टिंग पॉइंट तो लो है। तो अगर करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा जाएगा तो ये जो कंडक्टर वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, इट ब्रेक्स एंड इट प्रोटेक्ट्स द सर्किट फ्रॉम ओवर करंट, ठीक है। तो ओवरलोडिंग जिसको बोलते हैं, मतलब कि करंट अगर एक डिजायर्ड वैल्यू से ऊपर चला गया तो सर्किट को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन हमें फ्यूज देता है कि अगर एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर चला गया करंट, तो ये वायर ऑटोमेटिकली H इज इक्वल टू आई स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, ये कंडक्टर वायर मेल्ट हो जाएगा, इट ब्रेक्स द सर्किट। मतलब यहाँ से जो मान लीजिए कि ये पतला सा वायर है, इसमें से 15 एम्पियर के ऊपर करंट चला गया, तो दिस कंडक्टर वायर विल मेल्ट एंड ब्रेक्स। तो आगे करंट पास नहीं होगा, सर्किट ब्रेक होगी, ठीक है। तो हमारा जो इक्विपमेंट है यहाँ पे वो बच गया। तो फ्यूज ये काम करता है, ठीक है।
फ्यूज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट ऑफ आवर सर्किट। ठीक है, अगर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं कि विच इक्विपमेंट और यू कैन से विच कंपोनेंट is most important in the domestic circuit. Fuse, that is fuse. Fuse is the most important component of our domestic circuit. ठीक है, तो ये फ्यूज है, ये भी यही काम करता है। एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया, दूसरा कॉन्टेक्ट यहाँ पे दिया, ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं और उसके बीच में ये ग्लास ट्यूब है और ग्लास ट्यूब के बीच में ये दोनों मेटल प्लेट के बीच में एक फ्यूज वायर कनेक्टेड किया है और ये फ्यूज वायर का एक डिजायर्ड पॉइंट होता है जिसके एक्सीड अगर करंट गया तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा और फ्यूज है वो सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये स्मॉल अप्लायंसेस के लिए है और ये एसी मेंस के लिए है। समझ लिया, अब लिखना क्या है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्किट। इट इज यूज्ड टू अवॉइड इंसिडेंट सच एज इलेक्ट्रिक शॉक से भी प्रोटेक्शन देता है, फायर से भी प्रोटेक्शन देता है, डैमेज टू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ड्यू टू शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग जैसी दुर्घटनाएं से बचने के लिए फ्यूज काम में आता है। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फटाफट ये खत्म कर देते हैं। तो अ फ्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस। इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट थिन tin plated copper wire having low melting point। ठीक है, मैंने जैसे बोला भाई, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू। अगर सेफ वैल्यू के ऊपर करंट चला जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, सो ये मेल्ट हो जाएगा और इट ब्रेक्स द सर्किट। ठीक है, तो ऐसे फ्यूज हमारी सर्किट को बचा लेगा, ओवर करंट की दुर्घटना से हमें फ्यूज बचाएगा। ठीक है, और भी पॉइंट है, देखते हैं क्या है, लिखने का क्या है। दूसरे कुछ पॉइंट में है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फ्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। आपने देखा होगा कि हमने जो डोमेस्टिक सर्किट में भी पढ़ा था उसमें भी फ्यूज सीरीज में आया था, है ना, पैरेलल नहीं आता है। पैरेलल जो था वो प्लग था। फ्यूज ऑलवेज शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, a fuse is always connected in the beginning of the circuit। वो पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि fuse is always connected in the beginning of the circuit। तीसरा, the thicker the fuse wire, the greater is its current capacity। जितना फ्यूज वायर झाड़ा होगा, जितना थिक होगा, उसकी करंट कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर पतला वायर होगा तो 5 एम्पियर का हो सकता है, अगर थिक वायर होगा तो 15 एम्पियर का, 20 एम्पियर का भी हो सकता है। ठीक है, अगर हमारी टोटल कैपेसिटी, अगर पूरे घर में सब इक्विपमेंट चालू कर दो तो अगर करंट कैपेसिटी उसकी, हमारे पूरे घर की करंट कैपेसिटी मान लीजिए कि 30 एम्पियर की है, तो आवर फ्यूज शुड बी ऑफ करंट रेटिंग ऑफ 28 एम्पियर। ठीक है, मैक्सिमम करंट लोडिंग जितना है उससे थोड़ी कम रखनी है फ्यूज की कैपेसिटी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट वही है कि फ्यूज मस्ट बी ऑफ अ करंट रेटिंग लेस देन द मैक्सिमम करंट अ सर्किट कैन विथस्टैंड। हमारी पूरी सर्किट जितना विथस्टैंड कर सकती है उससे थोड़ा कम रखना है। ठीक है, अ फ्यूज मस्ट बी ऑफ अ करंट रेटिंग लेस देन द मैक्सिमम करंट अ सर्किट कैन विथस्टैंड। The use of an electric fuse prevents a possible damage to the circuit and appliances by stopping the flow of high electric current। क्या करता है फ्यूज? करंट को स्टॉप करता है। अगर हाई करंट आता है तो वो खुद ब्रेक हो जाता है और करंट को स्टॉप करता है। जो हाई करंट आ रहा है उसको स्टॉप कर देगा, जिससे हमारा अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिक सर्किट दोनों बच जाएगा। द जूल हीटिंग ऑफ फ्यूज मेल्ट्स इट एंड इट ब्रेक्स द सर्किट। ठीक है, जूल के हीटिंग के नियम से, उसके रूल के हिसाब से ये मेल्ट होता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया फ्यूज का थियरी पूरा। अगला थियरी है वो है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। दो कंसेप्ट है, दो डेफिनेशन है, छोटी छोटी थियरी देख लेते हैं ताकि हमारा चैप्टर खत्म हो जाए। दूसरे दो कंसेप्ट है शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। दोनों डिफरेंट है, दोनों आपको सेम टाइप के लगते होंगे सुनने में, लेकिन दोनों अलग अलग है। पहले मैं समझा देता हूँ शॉर्ट सर्किट क्या है। हाँ, शॉर्ट सर्किट है। पहले शॉर्ट सर्किट क्या है?
आपने हाउस होल्ड वायरिंग में देखा होगा कि जो सप्लाई जाता है वो 2 वायर साथ में जाते हैं। अगर कहीं पे बल्ब का खुला कनेक्शन आपने देखा होगा लटकता हुआ, तो उसमें 2 वायर है, वो ऐसे क्यों किए होते हैं ना, स्क्यूड होते हैं वो। तो 2 वायर जो है वो एक है लाइव वायर और एक है न्यूट्रल वायर। दैट मीन्स वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव। तो अगर दोनों के बीच में जो इंसुलेशन है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, अगर किस तरीके से बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंटली अगर जो इंसुलेशन है वो टॉर्न हो गया, वो फट गया या तो फिर जल गया या कुछ भी हुआ, तो अगर दोनों वायर का इंसुलेशन अगर बीच में से हट जाता है, देन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम्स डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ ईच अदर और इनडायरेक्टली कांटेक्ट विथ ईच अदर। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से करंट आ रहा है, बल्ब में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ से कांटेक्ट हो गया तो करंट तो कौन सा पाथ चूज करेगा जिसमें मिनिमम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से करंट बल्ब की ओर घूमने जाएगा या फिर यहाँ से कांटेक्ट जो हुआ है वहीं से रिटर्न हो जाएगा, वहीं से रिटर्न हो जाएगा क्योंकि उसमें मिनिमम रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर comes in contact directly contact with each other, then the equivalent resistance of total circuit becomes almost zero। और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो अगर जितना करंट डिक्रीज होता है, जितना रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, उतना करंट हाई जाएगा, है ना। तो एक्सेसिव, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पास होगा सर्किट में से, एंड दिस मे लीड टू फायर, और बहुत ज़्यादा हीटिंग होगी और हीटिंग की वजह से फायर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ में आ गया कंसेप्ट? अब देख लेते हैं लिखना क्या है। इफ प्लास्टिक इंसुलेशन ऑफ द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर गेट्स टॉर्न, अगर फट जाता है, कुछ भी हो जाता है, देन द टू वायर्स कम इन कॉन्टेक्ट आइदर डायरेक्टली और वाया कंडक्टिंग वायर। दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट होता है, आइदर डायरेक्टली होता है या तो फिर कंडक्टर वायर। इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली comes in contact with each other. This touching of the live wire and neutral wire is called short circuit. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो टचिंग है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इन दिस केस द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। दिस रिजल्ट्स इन फ्लो ऑफ लार्ज करंट इन द सर्किट एंड दिस हीट्स अप द वायर एंड दिस में लीड टू फायर। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ में आया कंसेप्ट क्या है? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों टच में आए अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंटली, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट का डिस्क्रिप्शन है। ये भी एक एक्सीडेंट है, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। शॉर्ट सर्किट की वजह से कई सारी बिल्डिंग्स में आग लगती है, फायर हो जाती है, ठीक है, पूरा सर्किट जल जाता है हीटिंग की वजह से, फायर की वजह से। तो ये शॉर्ट सर्किट है। अब ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग मतलब कि कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी इक्विपमेंट, उसकी एक स्पेसिफिक डिजायर्ड करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। समझ लीजिए आप रेडियो है, तो मान लीजिए कि रेडियो की करंट कैरिंग कैपेसिटी 1 एम्पियर है, ठीक है। फैन है, ट्यूबलाइट है, एसी है, सबकी एक करंट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक डिजायर्ड वैल्यू होती है। मान लीजिए कि अगर हाई रेटिंग के, मतलब एसी है, आयरन है, गीजर है, वाटर हीटर है, टीवी है बड़ा वाला, तो हाई रेटिंग के इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेस एक साथ शुरू कर दे हम, तो क्या होगा? मेन लाइन में से जो करंट आ रहा है उसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ज्यादा करंट पास होगा सर्किट में से, ठीक है ना। तो जो भी इक्विपमेंट की करंट कैपेसिटी है उससे ज्यादा करंट उसमें से पास होगा। मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटी 1 एम्पियर है, लाइन में से पावर आ रहा है 5 एम्पियर का, तो इसमें से भी पास होगा, है ना। तो कोई भी डिजायर्ड वैल्यू से ऊपर करंट, अगर कोई अप्लायंसेस में से करंट पास होता है तो उसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। तो ओवरलोडिंग की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो वायरिंग है, सर्किट है, वो 1 एम्पियर के हिसाब से होती है, और अब उसमें से करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर, तो ज़्यादा करंट पास होने की वजह से हीटिंग भी ज़्यादा होगी, और हीटिंग ज़्यादा होने की वजह से वो इक्विपमेंट भी जल सकता है, और दिस कैन ऑल्सो मे लीड टू फायर। तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। क्या लिखना है कि करंट फ्लोइंग इन डोमेस्टिक वायरिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम डिपेंड्स ऑन द पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस बीइंग यूज्ड। डोमेस्टिक सर्किट में करंट कितना फ्लो होता है, तो कि उस टाइम पे
कितने इक्विपमेंट चालू है, कितने इक्विपमेंट यूज में है, उसके हिसाब से करंट कैपेसिटी करंट फ्लोइंग होता है वायरिंग में. इफ टू मेनी अप्लायंसेस ऑफ हाई रेटिंग, दैट इज इलेक्ट्रिक आयरन है, वाटर हीटर है, एयर कंडीशनर है, एटसेट्रा, आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, अगर एक साथ चालू कर दे, देन दे ड्रॉ एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट, वो बहुत ही ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा. दिस इज कॉल्ड ओवरलोडिंग, इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग. देयरफॉर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर, देखो डोमेस्टिक सर्किट में दोनों वायर यूज होते हैं, कॉपर वायर भी यूज होता है, एल्यूमिनियम वायर भी यूज होता है. देयरफॉर कॉपर और एल्यूमिनियम वायर ऑफ हाउसहोल्ड वायरिंग गेट्स हीटेड एंड दिस कैन आल्सो मे लीड टू फायर. तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट में क्या था, सिंपल कंसेप्ट में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो होने की वजह से करंट हाई हो गया, करंट हाई होने की वजह से हीटिंग प्रोड्यूस हुई और हीटिंग की वजह से फायर. ओवरलोडिंग में क्या होगा कि हाई रेटिंग के जो इक्विपमेंट है, अप्लायंसेस है, वो एक साथ अगर एट द सेम टाइम वी स्विच ऑन करे तो दिस कैन ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट एंड ड्यू टू दैट अ हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द वायरिंग एंड हीटिंग प्रोड्यूस होने की वजह से फायर भी प्रोड्यूस हो सकता है. तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है ना. ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में या 3 मार्क में पूछ सकते हैं. तो दोनों इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट है, शॉर्ट सर्किट की वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है, ओवरलोडिंग की वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने पूरा पढ़ा. कहाँ से शुरू किया था, मैग्नेट से शुरू किया था. फिर मैग्नेट के ऊपर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आइडिया लिया. उसके बाद लूप, करंट कैरिंग लूप और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर. उसके बाद सोलेनॉइड, उसके बाद फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, जनरेटर, मोटर, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट. उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट, फ्यूज एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. तो इतना कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा. ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर को हम पूर्ण घोषित करते हैं. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय.